नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश कुमार के फैसले से एनडीए की बढ़ी टेंशन की, बिहार चुनाव के नतीजों पर गहराते सवालों की। देखेंगे केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसआईआर पर मचे बवाल को क्यों ममता बनर्जी और पीएम मोदी आए आमने सामने। जानेंगे शेख हसीना पर क्या है बांग्लादेश कोर्ट का फैसला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके के मामले में आया बड़ा अपडेट। हमले में जूता बम इस्तेमाल होने का शक। एनआईए ने आतंकी डॉक्टर उमर को माना सुसाइड बॉम्बर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, केंद्र को दिए समाधान के निर्देश। एक्यूआई पहुंचा 600 के पार। सऊदी अरब में हुआ बड़ा बस हादसा, 45 भारतीयों की गई जान। मक्का से मदीना जा रही थी बस। शेयर बाजार में तेजी, 388 अंकों की बढ़त के साथ 84,950 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 103 अंकों के उछाल के साथ 26,013 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नई सरकार के गठन की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम कैबिनेट बैठक ली। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके बाद वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नीतीश राजभवन तो गए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने राज्यपाल को जो प्रस्ताव दिया उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या नीतीश देंगे बीजेपी को झटका? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की कोशिश 2020 से ही कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार बीजेपी को गच्चा दे जाते हैं। इस बार भी बीजेपी ने नीतीश के साथ खेला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बीजेपी का ये खेल 48 घंटे भी नहीं चल पाया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मार ली। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ गए। दावा था नीतीश कुमार इस्तीफा देने पहुंचे हैं, लेकिन नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। उसके बाद से सीएम को लेकर एनडीए के अंदर मंथन चल रहा है। नीतीश का नाम लगभग फाइनल भी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से देरी की जा रही है। बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक को टाल रही है, जिससे नीतीश के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है। दरअसल 17 नवंबर को एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने वाली थी। सियासी पारा हाई था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई कि बैठक की तारीख को टाल दिया गया है और अब एनडीए की बैठक 18 नवंबर को होगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है, जिसमें भाजपा अपना नेता चुनेगी। अब दिलीप जायसवाल के बयान से साफ है कि नीतीश को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं होगी तब तक एनडीए के विधायक दल की बैठक भी नहीं होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पेच फंसा दिया है। और जैसे ही नीतीश ने बीजेपी की चाल को भांपा, उन्होंने भी अपना फैसला बदल दिया। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य सचिवालय पहुंचे और कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, लेकिन अपनी सिफारिश में ये भी कहा कि विधानसभा को 19 नवंबर को भंग किया जाए। यानी राजभवन पहुंचकर नीतीश ने अपना प्लान बदल दिया। नीतीश कुमार के रुख ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी, तो मुश्किलें विपक्ष के तेवरों ने भी बढ़ाई हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्षी नेता चुनाव में धांधली पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें नतीजों की समीक्षा हुई और एक प्रस्ताव भी पेश किया गया। तो नतीजों के बाद अब क्या है विपक्ष का प्लान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अब चुनाव के बाद की कवायद में राज्य में सियासी हलचल तेज बनी हुई है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी तमाम खबरें सामने आ रही है। इसी सिलसिले में आरजेडी के विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में चुनाव परिणाम में कथित गड़बड़ी को लेकर कोर्ट जाने पर भी गंभीर चर्चा हुई। इस फैसले पर मुहर लगने से पहले महागठबंधन के बाकी दलों की भी राय ली जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद बाहर निकले आरजेडी नेताओं ने चुनाव आयोग और एनडीए पर सीधा हमला बोला। विधायक आलोक मेहता ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आया है। मटिहानी से जीतकर आए आरजेडी विधायक बोगो सिंह ने तो एनडीए पर वोट खरीदने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन खिसक चुकी थी और उन्होंने जीविका दीदियों का वोट 10-10 हजार देकर खरीदा है। इन आरोपों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया। अल्वी ने सलाह दी कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश को लालू यादव से हाथ मिलाना चाहिए, नहीं तो वो न तो अगले 5 साल मुख्यमंत्री रह पाएंगे और न ही जेडीयू बचेगी। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी, और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है।
महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चले। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर सनसनीखेज आंकड़े पेश किए। उन्होंने तारापुर में सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को 1,22,408 वोट में मिले लगभग कॉपी पेस्ट जैसी वोट संख्या पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि दोनों सीटें अलग, दोनों इलाकों की डेमोग्राफी अलग, दोनों का राजनीतिक समीकरण अलग, लेकिन वोट लगभग कॉपी पेस्ट जैसी संख्या। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही उप मुख्यमंत्री चेहरे। क्या ये आपको ऑर्गेनिक लगता है? क्या ये सामान्य चुनावी उतार चढ़ाव जैसा दिखता है, या फिर ये वही क्रिएटेड रियलिटी है जहां वोटर नहीं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से नंबर सेट करता है? महागठबंधन अब परिणामों को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है, जबकि नीतीश कुमार को दिया गया न्योता बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनाने की संभावना पैदा कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या देखने को मिलता है, ये देखना होगा। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महिलाओं को 10,000 रुपए देने से लेकर चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया तक विपक्ष हर मुद्दे को उठा रहा है। आरोप लगा रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। वैसे SIR का विरोध तो शुरुआत से ही हो रहा था और अब तो चुनाव आयोग की तरफ से 12 राज्यों में ये प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन उनमें भी कई जगह इसका विरोध देखा जा रहा है। केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारी बवाल देखने को मिल रहा है। देश भर में SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। दूसरे चरण का SIR शुरू होने के बाद से ही तमाम राज्यों में इसका विरोध देखा जा रहा है। हालिया खबरें केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आई हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दलील दी है कि SIR के तहत हो रहे काम के तरीके और समय सीमा पर उन्हें आपत्ति है। वहीं SIR के काम के बढ़ते तनाव की वजह से केरल और राजस्थान में 2 BLOs की जान जाने की भी खबर सामने आई है। केरल के कन्नूर में सरकारी स्कूल स्टाफ अनीश जॉर्ज ने खुद की जान ले ली। वो चुनाव के लिए BLO थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ये कदम SIR से जुड़े काम की टेंशन के चलते उठाया। वहीं राजस्थान में कालावाड़ के एक सरकारी टीचर और BLO मुकेश कुमार जांगीर ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। उनकी जेब से मिले नोट में अधिकारियों की तरफ से काम का दबाव बनाने और सस्पेंड करने की धमकी देने का जिक्र मिला है। कोलकाता में भी एक BLO को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी पत्नी ने उन पर SIR का काम निपटाने के भारी दबाव की शिकायत की है। इधर पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया पर BLOs ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने उन पर असहनीय और अनुचित कार्य का दबाव डाल दिया है। पहले BLOs को घर घर जाकर वोटर गणना फॉर्म्स बांटने और इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उन्हें फॉर्म्स को BLO ऐप पर डिजिटली अपलोड करने का भी काम दे दिया गया है। राज्य के तमाम हिस्सों में BLOs इसी डिजिटल अपलोडिंग आदेश का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने अचानक डिजिटल डेटा एंट्री शुरू करने और ट्रेनिंग लेने का निर्देश दे दिया, जिसे इतने कम वक्त में पूरा कर पाना मुश्किल है। हावड़ा के BLOs ने शिकायत की है कि उन्हें डेटा को पहले कागज पर और फिर डिजिटल तरीके से यानी 2 बार दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे काम का बोझ 2 गुना हो चुका है। कई बुजुर्ग अधिकारी टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं और इस अचानक बदलाव से तालमेल बिठाने में उन्हें मुश्किल हो रही है। सिलीगुड़ी और हावड़ा में BLOs ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग पर अत्यधिक दबाव डालने का आरोप लगाते हुए काम तक छोड़ने की चेतावनी दे दी है। ये मामला अब चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा प्रशासनिक संकट बन गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। SIR पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है तो सवालों में EVM भी है। EVM में धांधली के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा गरमाया हुआ था और अब बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर EVM को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि EVM पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कैसे EVM पर फूटा विपक्ष का गुस्सा। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर सियासत में वैसा
वैसा ही बवाल देखने को मिल रहा है जैसा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे के बाद देखने को मिला था। विपक्ष बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के उन आरोपों पर मुहर लग गई है। इसी कड़ी में अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम में धांधली को लेकर एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ बैलेट पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा ईवीएम को लेकर सवाल था, है और हमेशा रहेगा। पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद एनडीए की साख हिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी है। उन्होंने ईवीएम में धांधली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ करने वाले एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा होगी। बिहार में जो नतीजे आए हैं वो उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनावों जैसे हैं, जहाँ सभी वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। अब विपक्ष के आरोपों से एनडीए चौतरफा घिर चुका है और जवाब के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इस बीच अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोपों पर कोई जवाब देता है या नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम को लेकर सवाल थे और हैं और हमेशा रहेंगे। पप्पू यादव ने तीखा बयान दिया है तो तेवर ममता बनर्जी के भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। दार्जिलिंग में गोरखा मुद्दों पर मोदी सरकार और राज्य की टीएमसी सरकार आमने सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम मोदी को पत्र लिखा है और केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के हस्तक्षेप को राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया है, साथ ही बड़ी मांग भी की है। देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखकर केंद्र के रवैये पर सवाल उठाए हैं। दरअसल केंद्र की तरफ से दार्जिलिंग पहाड़ियों में गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को इंटरलोक्यूटर यानी वार्ताकार नियुक्त किया गया है, जिस पर सीएम ममता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस मुद्दे पर दूसरी बार पीएम को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले 18 अक्टूबर को लिखे गए उनके खत को लेकर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया है और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री को भेज दिया। लेकिन अब इस नियुक्ति को एक तरफा और मनमाना बताते हुए ममता ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि मेरे पत्र के जवाब में कोई और बातचीत किए बिना और आपके हस्तक्षेप के बावजूद गृह मंत्रालय के अंतर्गत वार्ताकार का कार्यालय पहले ही काम करना शुरू कर चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कदम संवैधानिक प्रावधानों और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन यानी जीटीए अधिनियम 2011 के तहत राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। साथ ही पीएम मोदी से इस नियुक्ति को रद्द करने की अपील की। ममता ने कहा कि ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श या सहमति के बिना की गई है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्र से बाहर और किसी भी कानूनी वैधता से रहित है। उक्त आदेश का ना तो भारत के संविधान में और ना ही किसी वैधानिक प्रावधान में कोई आधार है। दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले ने केंद्र और उनके बीच जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी इस पर क्या रुख अपनाते हैं। सीएम ममता ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो मुश्किलें आजम खान की भी बढ़ गई हैं। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। हाल ही में 2 महीने पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे और अब एक बार फिर उन्हें जेल की सजा सुना दी गई है। तो क्या है ये पूरा मामला जिसमें आजम खान और उनके बेटे को हुई है जेल, जानेंगे रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 पैन कार्ड वाले मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। हाल ही में 2 महीने पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे। आइए समझते हैं कि ये 2 पैन कार्ड का मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2016 का है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने कथित तौर पर 2 अलग अलग पैन कार्ड्स बनवाए थे। पहले कार्ड्स में उनके नाम अब्दुल्ला के साथ जन्म तिथि जनवरी 1993 की दर्ज थी।
वहीं दूसरे कार्ड में उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 की दर्ज थी। जांच में ये सामने आया कि आजम खान ने आपराधिक साजिश रचकर बेटे के लिए धोखाधड़ी की थी, जिसके चलते पुलिस ने चार्जशीट में उन्हें सह अभियुक्त बनाया है। रामपुर सहित यूपी की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले आजम खान के लिए ये फैसला उनकी राजनीतिक यात्रा में एक और बड़ी रुकावट बनकर आया है। इससे पहले वो कई दूसरे मामलों में भी सजा पा चुके हैं, जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। इस नए फैसले ने एक बार फिर आजम परिवार पर कानूनी शिकंजा कस दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है, तो झटका शेख हसीना को भी लगा है। अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है, लेकिन हसीना ने कोर्ट के फैसले को पक्षपाती बताया है। ढाका में संवेदनशील माहौल बना हुआ है। सुबह से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। सड़क पर 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ वहां की अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल ये सुनवाई शेख हसीना और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ हो रही थी। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान और पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून। असदुज्जमान हसीना की तरह फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं, जबकि पूर्व आईजीपी बांग्लादेश की जेल में है और वो इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन गए। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान खान को तो फांसी की सजा सुनाई, लेकिन अब्दुल्ला अल ममून को केवल 5 साल के जेल की सजा सुनाई है। तीनों के खिलाफ अगस्त 2024 में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर मुकदमे चलाए गए। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की जान गई है। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे। अवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए। शेख हसीना की सरकार में सेना, पुलिस और आरएबी ने न्याय प्रक्रिया से हटकर लोगों की जान ली। शेख हसीना और अन्य आरोपियों ने संयुक्त रूप से आपराधिक साजिश रची थी। हसीना की सभी प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया गया है। बांग्लादेश के कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हसीना 30 दिनों के अंदर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में अपील कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के अंदर इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि शेख हसीना ने कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। वहीं अवामी लीग ने इस फैसले के विरोध में 18 नवंबर को बांग्लादेश बंद का ऐलान किया है। यानी आने वाले वक्त में बांग्लादेश में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार में तेजस्वी यादव को जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। मतदान नतीजों के बाद में तेजस्वी यादव को चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ में बिहार की सड़कों पर उतरना चाहिए था। उसके बदले में वो अपने घर गए और घर से फिर बाहर ही निकले और भाई बहनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि बातचीत चप्पलबाजी तक पहुंच गई है। उनकी बहनों ने उनका घर छोड़ दिया है। ऐसे में आंदोलन और विरोध करने वाला करे तो कैसे करेगा। फिलहाल आग लगाने वाले ने आग तो अपनी लगाई दी है, क्योंकि आग लगाने के लिए तो मौका भी था और दस्तूर भी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।